नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट टेंडर को लेके। ये टेंडर वो टेंडर है जो कि पिछले 15 सालों से फाइनल नहीं हो पा रहा है और ये असल में कब तक फाइनल होगा ये बताना भी संभव नहीं होने वाला है। फिलहाल इंडियन एयरफोर्स की तरफ से बताया गया है कि वो अभी जल्दी से इसके लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को इशू करने वाले हैं और आप सभी को पहले से बात पता होगा कि इस टेंडर में इंडियन एयरफोर्स की जो पहली पसंद है वो रफाल होने वाला है, क्योंकि पहले भी जब 136 मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को खरीदने का प्लान किया गया था उस टेंडर में भी रफाल को ही सिलेक्ट किया गया था। उसमें जिन रफाल को खरीदा गया था वो रफाल की उस वक्त की सबसे लेटेस्ट वेरिएंट थे जिनको F3R स्टैंडर्ड के रफाल कहा जा रहा था, लेकिन उसके बाद डसॉल्ट की तरफ से रफाल को और भी मॉडिफाई करना जारी रखा गया था। अभी तक मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के टेंडर में डसॉल्ट की तरफ से अपनी एग्जिस्टिंग F3R वेरिएंट को एक बेस के तौर पर भारत को ऑफर किया जा रहा था, पर अभी जैसे कि मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के टेंडर में कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ने लगा है, तो उस वजह से डसॉल्ट की तरफ से भी रफाल की एक हाइब्रिड वेरिएंट को भारत को ऑफर करने का फैसला किया जा रहा है, जिसमें रफाल की बेस के तौर पर वो भारत को इस टेंडर में रफाल की F4 वेरिएंट को ऑफर करेंगे। साथ ही इसमें फ्रेंच एयरफोर्स के लिए डेवलप किए जा रहे रफाल की F5 वेरिएंट की टेक्नोलॉजी को भी ऑफर किया जाएगा, जिसे 2030 तक रफाल में इंटीग्रेट करने का प्लान किया जा रहा है। और अभी अगर टेंडर फाइनल होता है तो मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की डील में बनाए जाने वाले एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स को 2030 के आसपास से डिलीवर करना स्टार्ट किया जाएगा। तो अभी अगर हम वर्तमान की स्टैंडर्ड की एयरक्राफ्ट को खरीदते हैं तो 2030 के आसपास उनकी टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं थोड़ी सी आउटडेटेड होने लगेगा, पर डसॉल्ट अभी भारत को अपनी फ्यूचर टेक्नोलॉजी को ऑफर कर रहा है जो कि 5 से 10 साल के बाद मार्केट में एंटर करने वाला है, जिस वजह से हमारे जो एयरक्राफ्ट होंगे वो पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपडेटेड रह सकते हैं। अगला अपडेट टोड आर्टिलरी गन की तरफ से है। इसी साल की शुरुआत में ही डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से इंडियन आर्मी के लिए नए टोड आर्टिलरी गन्स को खरीदने के लिए प्रपोजल को इशू किया गया था। तो अभी इसके लिए आर्मी की तरफ से एक ऑफिशियल टेंडर को फ्लोट किया जाने वाला है, जिसको लेके 2022 के दिसंबर में एक इनिशियल RFI को इशू किया गया था, लेकिन अभी इसमें कुछ मेजर बदलाव करने की बात की गई है। अब टोड आर्टिलरी गन की बात करें तो इस सेगमेंट के अंदर हमारे पास अभी पहले से ही DRDO की तरफ से डेवलप किए गए ATJS और धनु जैसे आर्टिलरी गन मौजूद है, जिनको कुछ मात्रा में भी इंडियन आर्मी में इंडक्ट किया जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये कि अभी जो नया टेंडर इशू किया जा रहा है इसमें शायद ही ATJS पार्टिसिपेट कर सकता है, क्योंकि इसमें आर्मी की तरफ जो टर्म्स एंड कंडीशन को रखने की बात सामने आई है वो ATJS क्वालिफाई नहीं कर सकता है। इस टेंडर में आर्मी की तरफ जिन गन्स को खरीदने का फैसला किया जा रहा है उनका वेट 15 टन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जबकि ATJS का वेट 18 टन है। तो इसी वजह से अभी ये उम्मीद किया जा रहा है कि शायद इस टेंडर में अभी कोई इंपोर्टेड आर्टिलरी गन को खरीदने की प्लानिंग किया जा रहा है। आर्मी का कहना है कि अगर हम अभी ज्यादा वेट वाले गन्स को खरीदेंगे तो उनकी ट्रांसपोर्टेशन को लेकर हमको प्रॉब्लम होने वाली है, जिस वजह से मैक्सिमम 15 टन क्लास की गन को कंसिडर किया जाएगा। अभी के लिए इस टेंडर में जितने भी कंटेंडर पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें इजरायली ओरिजिन गन के सिलेक्ट होने की सबसे ज्यादा चांसेस बन रहे, जिनको अदानी डिफेंस के साथ वो मिलकर भारत में बनाने वाले हैं। और अगर इस टेंडर में किसी फॉरेन आर्टिलरी गन को सिलेक्ट किया जाता है तो जाहिर सी बात है कि जो भी गन इसमें सिलेक्ट किया जाएगा वो आगे चल के इंडियन आर्मी का मेन आर्टिलरी गन बन जाएगा, क्योंकि अभी इस टेंडर में इनिशियली 400 गन को खरीदने के बाद एक फॉलोन ऑर्डर के तौर पर एडिशनल 1200 गन को खरीदने का फैसला किया गया। तो इसमें जो भी आर्टिलरी गन खरीदा जाएगा वो आगे चल के इंडियन आर्मी की आर्टिलरी रेजिमेंट का मेन गन बनने वाला है। अभी फिलहाल DRDO की तरफ से इस टेंडर की रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए ATJS की एक लाइटवेट वेरिएंट को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है, लेकिन देखने वाली बात तो ये है कि क्या वो ATJS की वेट को 15 टन तक रिड्यूस कर पाते या नहीं कर पाते, या फिर अगर वो ऐसा करने में सफल हो भी जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ATJS को मार्स और मून ट्रायल के बाद असगार्ड में टेस्ट किए बिना ही इसको इंडियन आर्मी में इंडक्ट करने के लिए क्लियरेंस दिया जाने वाला है। अगला अपडेट तेजस MK1A की तरफ से है। पिछले कुछ दिनों से तेजस MK1A को लेके कई सारे अपडेट सामने आ रहे हैं, जिसमें रिसेंटली मैंने आप सभी को बताया था कि किस तरीके से इंजन इशू होने की वजह से तेजस MK1A की डिलीवरी डिले होने वाली है। इसमें बेसिकली HAL की तरफ से क्लेम किया जा रहा था कि जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से अभी
टाइम पर इंजन को सप्लाई नहीं किया जा रहा, जिस वजह से तेजस MK1A की डिलीवरी और प्रोडक्शन डिले हो रहा है। पर अभी जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से वापस HAL पर दोष दिया जा रहा है कि इसमें जनरल इलेक्ट्रिक की कोई गलती नहीं है, क्योंकि 2021 में जब 99 इंजन को खरीदने के लिए डील को फाइनल किया गया था, तब HAL को जनरल इलेक्ट्रिक की सप्लाई चेन इशू के बारे में डिटेल जानकारी दिया गया था और टेक्निकली HAL को ये बात पता था कि जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से इंजन को सप्लाई करने में थोड़ा डिले होने वाला है और जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से HAL को अपनी एग्जिस्टिंग सप्लाई चेन का भी आइडिया दिया गया था और तब भी HAL को पता था कि जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से भी साल भर में बस मैक्सिमम 20 इंजन को बनाया जा रहा है, जिनको वो अपनी सभी कस्टमर को डिलीवर करने वाले हैं। तो तब HAL को ये बात सोचना चाहिए था कि क्या हमें इस इंजन के साथ जाना चाहिए या फिर कोई और ऑप्शन भी साथ रखना चाहिए, क्योंकि HAL को शुरू से ये बात पता था कि वो आगे चल के तेजस की प्रोडक्शन रेट को 24,000 तक इंक्रीज करने की कोशिश करने वाले हैं। इसके अलावा अभी अनंत कृष्ण मेनन की तरफ से भी तेजस MK1A को लेकर एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट किया गया है, जिसमें उन्होंने बताया कि अभी तेजस MK1A की डिले होने के पीछे सिर्फ इंजन ही अकेला इशू नहीं है, बल्कि इसमें इस्तेमाल होने वाली इजरायली ओरिजिन एल्टा 2052 ऐसा रडार में भी कुछ दिक्कत पाए गए हैं, जो कि परफॉर्मेंस रिलेटेड इशू है, जिसमें रडार को तेजस MK1A में इस्तेमाल होने वाली मिशन कंप्यूटर के साथ इंटीग्रेट करने में दिक्कत हो रही है। अब ये सारी खबर जो अभी तेजस MK1A की डिले होने को लेके आ रही है, इनको जस्टिफाई करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इसमें अभी कौन सा एलिगेशन सही है या फिर कौन सा एलिगेशन गलत है, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते। बाकी जहां तक बात रही रडार और मिशन कंप्यूटर इशू को लेके, तो मुझे नहीं लगता कि कोई नया इशू है जो तुरंत सामने आया होगा, क्योंकि तेजस MK1A की सीरीज प्रोडक्शन स्टार्ट करने से काफी पहले ही रडार को एयरक्राफ्ट के LSP यूनिट में इंटीग्रेट करके टेस्ट करना चालू कर दिया गया था। तो अगर वो तब से दिक्कत दे रहे थे, तो इसको लेके HAL की तरफ से आज तक कोई भी स्टेटमेंट इशू क्यों नहीं किया गया था। तो ऐसे भी और भी कई सारे सवाल है जो कि पूछे जा सकते हैं, जिनका जवाब सिर्फ HAL की तरफ से ही दिया जा सकता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।